गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग नया पार्ट पढ़ेंगे इंटरचेंजिंग ऑफ ग्रुप्स। और इंटरचेंजिंग ऑफ ग्रुप्स में क्या जो है कंडीशंस हैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इंटरचेंजिंग ऑफ ग्रुप्स। रूल नंबर 1, पहला क्या है? इफ any two groups are interchanged with respect to their positions in Fisher projection फॉर्मूला या वेज डैश फॉर्मूला, then we will get enantiomers. तो वो दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हो जाएंगे। नंबर सेकंड पॉइंट, टू कंटिन्यूअस सच इंटरचेंजेस get back the original molecule। लेकिन अगर दो लगातार इंटरचेंजेस कर दिए जाएं, मतलब पहले दो ग्रुप में फिर किन्हीं भी दो ग्रुप में, ये ध्यान रखना, किसी भी दो ग्रुप में दो लगातार इंटरचेंज कर दोगे, वी विल गेट बैक द मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? जिस मॉलिक्यूल को लेके चले थे। ये दोनों रूल लिखो, मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक ये कंपाउंड है, एक तरफ CH3 ग्रुप लगा है, OH लगा है, NH2 लगा है और हाइड्रोजन लगा है। पहले तो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं, एब्सोल्यूट RS कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी इसको मिलेगी, फिर सेकंड इसको मिलेगी, फिर थर्ड इसको मिलेगी और फोर्थ 1 2 3। कैसा रोटेशन हो रहा है आई बॉल का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और फोर्थ प्रायोरिटी ऑन द वर्टिकल पोजीशन है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? S। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैं फर्स्ट इंटरचेंज कर रहा हूं। मेरा मन है मैं किसी में भी कर सकता हूं, इसलिए मैं 2-3 करके दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट इंटरचेंज की पोजीशन मैं 2-3 बना देता हूं, जैसे मैंने एक ये बना दिया, या मैंने एक ये बना दिया। मैं एक ही इंटरचेंज कर सकता हूं। आप जिस ग्रुप का इंटरचेंज करना चाहो उस ग्रुप का कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं CH3 को OH की जगह ले जाऊंगा, OH को CH3 की जगह ले जाऊंगा। देखिए, यहां पर मैं ले आया CH3, यहां पर मैं ले आया OH, यहां पर NH2 तो था ही था और H था। अगर आपने CH3 और OH के बीच में इंटरचेंज कर दिया बच्चों,
तो इन पोजीशन को इंटरचेंज नहीं कर सकते, फर्स्ट इंटरचेंज मतलब किसी दो को इंटरचेंज कर सकते। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं मान लेता हूं CH3 नीचे ले आता हूं और H ऊपर ले आता हूं, ठीक है ना। चलिए ये कर लेता हूं। तो यहां पे क्या था हमारा, यहां पे हमारा NH2 था और यहां पर हमारा OH था। हमने CH3 नीचे ले आए और H इधर ले। ध्यान देना इन दोनों ही केसेस में फर्स्ट इंटरचेंज, एक इंटरचेंज मैंने किया, और भी आप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दो ग्रुप्स को आपस में इंटरचेंज कर दो विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन। चलिए भैया, फिशर प्रोजेक्शन में कर दो, वेज डैश में कर दो, कोई भी इंटरचेंज कर दो। ये है S, जरा इसकी बात देखते। ये बेटा 1, ये बेटा 2, ये बेटा 3 और ये 4। 1 2 3 कैसा रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज, और फोर्थ प्रायोरिटी ऑन द वर्टिकल पोजीशन है, तो ये क्या हो जाएगा बेटे R। उसको देख लो, ये बेटे 1, ये बेटे 2, ये बेटे 3 और ये बेटे 4। दिखाई दे रहा है? रोटेट करिए 1 2 3, कैसा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए S होने के बाद भी क्या लिखेंगे, R। रिवर्स कर दिया था ना। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं, ओनली द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इज डिफरेंट, क्योंकि हमने एक इंटरचेंज किया। बेटा ये S था और ये R आ गया, तो ये दोनों तो एक ही है, दोनों आइडेंटिकल है, बोलो भैया। तो ये वाला और ये वाला आपस में एक दूसरे के एनेंशियोमर्स बन गए, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या कहा, सेकंड इंटरचेंज, तो फर्स्ट करने के बाद तभी तो सेकंड करोगे, तो इसमें सेकंड इंटरचेंज। चलिए हम लोग यहां क्या काम करते हैं, सेकंड इंटर, अगर मैं सेकंड इंटरचेंज कर दूं ग्रुप में तो क्या हो जाएगा, करके देखते हैं। बेटा किसको कर दूं बताओ, हमने यहां पे CH3 और OH को पहला इंटरचेंज किया था, मैं NH2 और H में कर दूं, करके देखते हैं। ये CH3 तो यहां का तहां बना रहेगा, OH बना रहेगा, H इधर ले आते हैं और NH2 इधर ले आते हैं। बेटे देखते हैं भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। कैसा हो गया बेटा, 1 2 3, कैसा रोटेशन हो रहा है, द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, इसलिए क्या हो जाएगा, S। और कोई भी और, ये भी वही मॉलिक्यूल है, कोई और इंटरचेंज करके देख लो। मैं CH3 ऊपर ला रहा हूं, OH नीचे ला रहा हूं, H यहीं रहेगा, NH2 यहीं रहेगा, CH3 यहां ले आया, OH यहां ले आया, करके देख लो बेटा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, कैसा रोटेशन है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है, और फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, हॉरिजॉन्टल है। व्हेन द रोटेशन इज क्लॉकवाइज एंड फोर्थ प्रायोरिटी इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इट विल बी S। रिवर्स कर दिया था ना, इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक ही स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब ये भी S, ये भी S, ये भी S। इसका मतलब आफ्टर द सेकेंड इंटरचेंज, ये दोनों तो एक ही है, आइडेंटिकल है, जैसे ये दोनों आइडेंटिकल है वैसे ये दोनों आइडेंटिकल है। आफ्टर द सेकेंड इंटरचेंज क्या लिख दूंगा,
after second interchange in position of groups, we get identical species. हमको अगर किसी भी मॉलिक्यूल में दो लगातार इंटरचेंज कर दूं तो मुझे वही स्पीसीज दोबारा मिल जाएगी। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? इसको लिखिए, आगे और एग्जाम्पल बताता हूं। हाँ तो बेटा, हम लोगों ने इंटरचेंज के बारे में क्या पढ़ा कि फर्स्ट इंटरचेंज अगर करेंगे तो हमको एनेंशियोमर्स मिलेंगे, और दो लगातार इंटरचेंज कर देंगे तो हमें सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा। मैंने एक किरल कार्बन में ये करके दिखाया। अब मैं उनमें करके दिखा रहा हूं जिनमें दो किरल कार्बन। देखिए, ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में दो किरल कार्बन, 1 2 3 4। क्या हो गया बेटे? 1 2 3। कैसा रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये हो गया 2r। क्यों r हो गया? क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल। इसको देखिए, 1 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। 1 2 3। ये कैसा घूम रहा है बेटे? बताइए। ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और फोर्थ प्रायोरिटी कहां है? हॉरिजॉन्टल। तो ये भी क्या हो गया? 3r। अब क्या काम करो? फर्स्ट इंटरचेंज करो। क्या काम करो? फर्स्ट लेकिन इंटरचेंज दोनों किरल कार्बन में होगा, किसी एक में मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। दो किरल कार्बन है ना, दोनों में फर्स्ट इंटरचेंज करो। चलिए, मैं दोनों में फर्स्ट इंटरचेंज करता हूं। क्या काम करता हूं? मैं इस OH को इधर ले आता हूं और H को इधर ले आता हूं। चलिए, ये COH है बेटा, OH इधर ले आया और H इधर ले आया। यहां भी COH है, यहां भी COH। इसमें भी फर्स्ट इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो इसको भी पलट दिया, तो H इधर ले आया और OH इधर ले आया। करके देख लीजिए, ये मैं आपके लिए दे रहा हूं। ये क्या हो जाएगा? 2s 3s। ये क्या था? 2r 3r। ये क्या हो गया? 2s 3s। करके दिखाऊं? देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये दो किरल कार्बन है बेटे, और ये 4। 1 2 3। कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। और फोर्थ हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, तो S हो गया। चलिए भैया, इसको देखिए, 1 2 3 4। कैसा घूम रहा है ये? 1 2 3। कैसा घूम रहा है बेटा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है, और फोर्थ प्रायोरिटी कहां है? हॉरिजॉन्टल पे, तो 3 वाला भी S हो गया। मतलब दोनों किरल कार्बन में अगर एक इंटरचेंज किया, देन वी विल गेट एनेंशियोमर। क्या ये इसके एनेंशियोमर है? जी हां, ये दोनों अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं? एनेंशियोमर्स। मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैं दो इंटरचेंज कर दूं, मतलब इसको फिर पलट दूं, तो ये यही मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अगर सेकंड इंटरचेंज करता हूं, चलिए थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं।
सेकंड इंटरचेंज में वही नहीं पलटूंगा, मैं किसी और को पलटूंगा। चलिए करके देखते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था आप किसी भी ग्रुप को कर सकते हो। चलिए COH को इधर ले आता हूं, H को ऊपर ले जाता हूं। चलिए H इधर, COH इधर, OH इधर, और इसमें भी सेकंड इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो क्या काम करूं, इसमें भी H को नीचे ले आता हूं, COH ऊपर ले आता हूं। ठीक है ना? तो यहां पर मैंने COOH इधर ले आया, H इधर ले आया, और OH तो इधर है। क्लियर हो रही है? दो दो इंटरचेंज दोनों में। क्या ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये दोनों किरल कार्बन है बेटे। ये वाला 3 और ये वाला 4। 1 से 2, 2 से 3, ऐसे तो घूम रहा है। फोर्थ वाले को तो टच करेंगे ही नहीं। कैसा घूम रहा है जल्दी बताइए? क्लॉकवाइज घूम रहा है, और फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, तो 2 वाला क्या हो जाएगा? R। चलिए इसमें करते हैं। 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये। 1 से 2, 2 से 3, कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये भी क्या हो गया बेटा? 3R। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन 2R 3R 2R 3R। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बेटे? आइडेंटिकल। क्या हो गए बच्चे? आइडेंटिकल। तो क्या कह सकते हैं? आफ्टर सेकेंड इंटरचेंज वी गेट आइडेंटिकल कंपाउंड। मेरी बात समझ में आ गई? यहां मुझे एक बात और समझानी है, इसलिए मैं इस जगह का यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक बात मुझे और समझानी है। देखिए, अगर मान लो किसी बच्चे ने गलती से फर्स्ट इंटरचेंज सिर्फ एक मॉलिक्यूल में किया, तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना? जरा एक बार करके देखो, फिर बताता हूं आप लोगों को। करके देखो। हाँ बेटा, जो मैं आपको बता रहा था आपने करके देखा? देखो, अगर गलती से किसी बच्चे ने एक किरल कार्बन के पास इंटरचेंज कर दिया, तो क्या होगा? देखो, एक किरल कार्बन में इंटरचेंज किया और दूसरे किरल कार्बन में इंटरचेंज नहीं किया। जरा इसमें इंटरचेंज करो, तो OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, और COH आ जाएगा। और इसमें तो OH इधर था ही था। क्या मतलब हुआ? इंटरचेंज एट ओनली वन किरल कार्बन। अगर किसी एक ही किरल कार्बन में, मतलब किरल कार्बन 2 थे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और उसने जो है एक में ही किया, देन वी विल गेट, ये मीसोफॉर्म बन गया नहीं बन गया? वी विल गेट डाई स्टीरियोमर्स। अगर गलती से बच्चे ने यह गलत कर दिया कि एक ही किरल कार्बन में इंटरचेंज किया, दूसरे किरल कार्बन में फर्स्ट इंटरचेंज नहीं किया, तो फिर डाइस्टोन बन जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर एक से ज्यादा किरल कार्बन है तो जो फर्स्ट इंटरचेंज होगा वो दोनों किरल कार्बन में, 2 हैं तो दोनों में होगा। समझ में आता है नहीं आ रही? तो दोनों किरल कार्बन में। सेकंड इंटरचेंज भी दोनों किरल कार्बन में होगा। इसको उतारो बेटा, मैं मिटाऊंगा, ठीक है? तो बेटा ध्यान से देखिए, हमने क्या पढ़ा? हमारा केस है, इफ देयर आर मोर देन वन किरल कार्बन एटम्स,
अगर एक से ज्यादा किरल कार्बन है तो फर्स्ट, ऑल आर चेंजिंग their configuration. We will get enantiomers. If all are changing the configuration, we will get enantiomers. मतलब दोनों आर थे, दोनों एस हो जाए तो हमें एनेंशियोमर मिल जाएगा। नंबर सेकंड, ओनली वन या ऐसे लिखो, इफ all are not changing but some of them are changing their configuration, we will get डाइस्ट्रोमर्स। जैसे मैंने कहा दो किरल कार्बन थे, उनमें से एक ने चेंज कर लिया। अगर सारे चेंज नहीं कर रहे और एक से ज्यादा चेंज कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं कुछ चेंज नहीं कर रहे, एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर 3-4 किरल कार्बन, उनमें से 2 किरल कार्बन चेंज कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, बाद बाकी नहीं चेंज कर रहे हैं, तो हमको डाइस्ट्रोमर मिल जाएंगे। ऑल चेंज कर रहे हैं तो हमको एनेंशियोमर मिल जाएंगे, कुछ चेंज कर रहे हैं तो हमको डाइस्ट्रोमर मिल जाएंगे। नंबर थर्ड, if none of them are changing configuration, it is आइडेंटिकल। अगर कोई किरल कार्बन अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर रहा, ये भी आर, पहला भी आर आर था, दूसरा भी आर आर था, तो वो आइडेंटिकल हैं, उनमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। एंड नंबर 4, बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इफ only one of them is changing configuration या its configuration, we will get इपीमर्स। इस वर्ड का प्रयोग बायोमोलिक्यूल में बहुत ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। इफ ओनली वन ऑफ देम इज चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन वी विल गेट इपीमर्स। मैंने यहां कहा सम आर चेंजिंग देन डाइस्ट्रोमर्स, और अगर कोई एक ही चेंज कर रहा है तो इपीमर्स। गजब की बात आ गई। तो क्या इपीमर डाइस्ट्रोमर नहीं है? इपीमर सारे के सारे डाइस्ट्रोमर हैं, लेकिन रिवर्स सही नहीं है कि सारे डाइस्ट्रोमर इपीमर हो, क्योंकि इपीमर में शर्त है कोई एक चेंज कर रहा है। तो एक और हम लिख सकते हैं यहां पर, ये ऊपर वाला पार्ट मिटाऊंगा बेटा, मिटाऊं? चलिए, नंबर 5th पॉइंट, all epimers are
डाइस्टीरियोमर्स बट नॉट वाइस वर्सा। डू यू नो द टर्म वाइस वर्सा? वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा सही नहीं है। सारे इपीमर डाइस्ट्रोमर होंगे, क्योंकि एक भी अगर चेंज करा तो डाइस्ट्रोमर हो जाएगा। लेकिन डाइस्ट्रोमर में तो एक से ज्यादा भी चेंज करा तो भी तो डाइस्ट्रोमर हो जाएगा। सारे चेंज ना करें, जैसे 3 है उनमें से 2 चेंज करें तो भी तो डाइस्ट्रोमर हो जाएगा, लेकिन वो फिर इपीमर नहीं होगा। तो ऑल इपीमर्स आर डाइस्ट्रोमर्स, जितने भी इपीमर है वो सारे डाइस्ट्रोमर है, बट नॉट वाइस वर्सा। ऑल डाइस्ट्रोमर्स आर नॉट इपीमर्स। लिख देता हूं, वाइस वर्सा का मतलब क्या है? ऑल डाइस्ट्रोमर्स आर नॉट इपीमर्स। ये बेटे मैंने आपको जो 5 पॉइंट बताए, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की जान है। अगर ये 5 पॉइंट किसी को समझ में आ गए तो समझिए आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गई। और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए, मैं आपके आंसर्स और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई करूंगा। अगले लेक्चर में इसके आगे बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।